नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का साइंस सीरीज में पार्ट नंबर 11 होने वाला है। इससे पहले हम 10 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पिछले 10 पार्टों में टोटल हम लोगों ने कितने नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं? 160 तक कर चुके हैं। कल के क्लास में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 153 से लेके 159 तक कट कर चुके थे। आपको 152 से डायरेक्ट 160 नंबर क्वेश्चन मिला होगा। ठीक है, चलिए हम फटाफट से 153 से 159 के बीच का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 153? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एनर्जी का मात्रक नहीं है बताना है। एनर्जी का यूनिट नहीं है, अर्ग है एनर्जी का यूनिट है, कैलोरी भी है, किलोवाट आवर भी है, लेकिन डायन नहीं है। डायन आपका फोर्स का सीजीएस यूनिट है, बल का कौन सा यूनिट है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछता कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊर्जा का एसआई यूनिट होता है जूल, JOULE, जूल। अच्छा, एक अर्ग बराबर कितना जूल होता है? एक अर्ग बराबर कितना जूल? तो एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। और एक कैलोरी में कितना जूल होता है? तो एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। और एक किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? एक किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक और याद कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल? 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। चारों को आप याद रखिएगा कि एक अर्ग में कितना होता है, एक कैलोरी में कितना होता है, एक किलोवाट आवर में कितना होता है, जूल में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाइन, जो कि फोर्स का सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व इनर्शिया का उदाहरण नहीं है, इनर्शिया का एग्जाम्पल नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से बताना है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। पहला ऑप्शन है, गोली मारने पे कांच में छेद हो जाता है परंतु उसका टुकड़ा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी है, पेड़ को हिलाने पे उसके फलों का टूट जाना। तीसरा ऑप्शन है, कंबल को डंडे से पीटने पे धूल का कण का बाहर गिर जाना। ऑप्शन नंबर डी है, कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पे व्यक्ति का पीछे गिर जाना। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुआं से पानी खींचने में अगर रस्सी टूट जाता है तो व्यक्ति पीछे गिर जाता है। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ का है एग्जाम्पल, जिसको कि हम एक्शन रिएक्शन या फिर क्रिया प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। ये जड़त्व क्या है? जड़त्व आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताता है कि कोई भी अगर वस्तु गतिमान है, मोशन अवस्था में है, तो मोशन में ही रहना चाहता है। कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। तो आपको तीनों जो ऊपर का एग्जाम्पल है ABC आपको जड़त्व का एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना है कि नहीं है। फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और वर्क, इसमें से बताना है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी पता है ना क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मतलब जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो इसमें से फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। मोमेंटम संवेग भी है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी है, और वेलोसिटी भी आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। लेकिन आपका वर्क जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? अब स्केलर क्वांटिटी नहीं है बताना है इसमें से। तो टॉर्क, डिस्टेंस, मास, प्रेशर, एनर्जी। टॉर्क को बोलते हैं आघूर्ण, डिस्टेंस दूरी, मास द्रव्यमान, प्रेशर दबाव, एनर्जी ऊर्जा। तो इसमें से नहीं है ऑप्शन नंबर ए, टॉर्क, जो इसको हम बोलते हैं आघूर्ण। आघूर्ण आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस दूरी आपका स्केलर है, मास भी स्केलर है, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। प्रेशर दबाव भी आपका स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और ऊर्जा भी आपका अदिश राशि है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, ताप वृद्धि टेम्परेचर इंक्रीज से वायु में ध्वनि का चाल स्पीड ऑफ साउंड पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो घटता है, बढ़ता है, या फिर पहले घटता है बाद में बढ़ता है, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे साउंड का स्पीड में? तो इसका आंसर हो जाएगा साउंड का स्पीड पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका स्पीड बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपका साउंड का स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, दाब वृद्धि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो वायु में ध्वनि का चाल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में बताना है कि क्या होगा। जब प्रेशर इंक्रीज कर दिए थे तो बताना है कि साउंड का स्पीड में क्या चेंज होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाने या घटाने से, ठीक है, साउंड का स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है। अभी आपको बताएं हम, टेम्परेचर का इंक्रीज करने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड करने में कितना बढ़ जाता था? 0.61 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड बढ़ जाता था। लेकिन प्रेशर इंक्रीज करो या फिर कम करो, आपका साउंड का स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159, लाल रंग रेड कलर के प्रकाश का अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तथा बैगनी रंग वायलेट कलर के प्रकाश का अपवर्तनांक डैश दोनों में से क्या होता है बताना है। कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, या फिर ज़्यादा होता है, या फिर कम होता है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताना है, अपवर्तनांक के बारे में बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से, इसको पता होना चाहिए आपको। आप सुने होंगे विबग्योर, VIBGYO और R, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, यही आपका 7 कलर है। जिसमें से जो रेड कलर है, लाल कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, और आपका वायलेट कलर यानी बैगनी कलर का आपका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसका भी वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, उसका म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और जिसका भी म्यू कम होता है, सॉरी लेमडा कम होता है, लेमडा मतलब तरंगदैर्घ्य, जिसका कम होगा उसका म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो देख लीजिए, वॉयलेट का ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा पुट कर दीजिए, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो यहाँ पे कम पुट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कम और ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको रिलेशन याद रखना है, जो मेरा तरंगदैर्घ्य है लेमडा, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट 160, ये हम कल क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा हम तेज़ी से करेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा क्वेश्चन आज ज़्यादा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, तेल का एक बैरल में कितने लीटर होते हैं आपको बताना है। तो तेल का एक बैरल में आपका 159 लीटर होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, 1 लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का, किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है? क्रिस्टोग्राफ, वोल्टमीटर, सोनार और हाइड्रोमीटर। तो महासागर में डूबी वस्तुओं का जानने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार, कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म में पूछ लेता है एग्जाम में, तो आपको सोनार का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्या बोला मैंने? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, क्रिस्कोग्राफ, ये क्रेस्कोग्राफ है। ठीक है, किसको नहीं, क्रेस्को है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो प्लांट का जो लंबाई है ना, उसमें जो वृद्धि होता है, प्लांट का लंबाई में मतलब पौधे की लंबाई में जो वृद्धि होता है, उसको मेजर करने के लिए क्रिस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। क्रिस्कोग्राफ का किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बसु ने बनाया था। किसने? जगदीश चंद्र बसु ने। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मतलब विभवांतर को मेजर करने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार तो आपको बता दिए हम कि सोनार का इस्तेमाल आपका महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर आपका रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपेक्षिक घनत्व लिक्विड का, द्रव्य का निकालने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है।
और हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर दो आपका यंत्र है, इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल नहीं बोलेंगे, कौन से प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं वो पूछता है, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। तो हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग वेलोसिटी के अनुपात को क्या बोलते हैं? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा भौतिक राशि बोलते हैं इस चारों ऑप्शन में से? तो मोमेंटम और वेलोसिटी, मोमेंटम जिसको कि हम बोलते हैं क्या, संवेग, और वेलोसिटी एक किसका रेशियो होता है? ये होता है मास का, द्रव्यमान का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, पी से, और पी बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। पढ़े होंगे आप कि संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग दोनों का गुणनफल होता है, यही तो होता है आपका संवेग, मोमेंटम। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी को नीचे लाओगे तो मोमेंटम अपन वेलोसिटी हो जाएगा, जो कि आपके मास के बराबर, द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है इम्पल्स। इम्पल्स के बारे में आपको हम कल बताए थे, क्या होता था इम्पल्स? इम्पल्स बराबर होता है आई बराबर फोर्स इनटू छोटू सा टाइम, छोटा सा इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वर्क। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल इनटू विस्थापन आपका वर्क कार्य कहलाता है। और मास के बारे में और क्या बताए थे कल आपको हम? मास के बारे में बताए थे कि मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान किसी भी प्लैनेट पे चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका वेट, भार चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट बराबर होता है मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब जी हर एक प्लैनेट पे अलग अलग इसका वैल्यू हो जाता है। अर्थ के सरफेस पे 9.8 होता है, और मून के सरफेस पे जितना अर्थ का वैल्यू होता है ना, उसका 1/6 टाइम हो जाता है मून पे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वेट आपका हर एक जगह पे, हर एक प्लैनेट पे अलग अलग होता है, लेकिन मास आपका, द्रव्यमान आपका फिक्स होता है, कोई भी प्लैनेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें से चार्ल्स न्यूटन और आइजैक न्यूटन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी आइजैक न्यूटन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फार्मूला होता है ना E=mc², इसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आइंस्टीन ने दिया था। गैलीलियो, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, साबुन के बुलबुले के अंदर का प्रेशर क्या होता है? क्या वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के दाब से कम होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? साबुन का देखे है ना बुलबुला, वही बताना है कि साबुन के बुलबुले का जो अंदर का प्रेशर है, ये आपका वायुमंडलीय दाब, जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है उससे ज़्यादा होगा या कम होगा? तो उससे वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब से इसका अंदर का प्रेशर ज़्यादा नहीं होता तो जो वायुमंडलीय दाब है इसको क्या कर देता, इसको पिचका देता। और मेरा वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कितना से हम इसको मेजर करते हैं? तो 760 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है, या फिर इसी को हम 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिखते हैं, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 101,325 पास्कल बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, खासकर ये वाला वैल्यू 101,325 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, ग्रहों का गति, मोशन ऑफ प्लैनेट का नियम किसने दिया था? तो मोशन ऑफ प्लैनेट, ग्रहों का गति का नियम केपलर ने दिया था। कोपरनिकस ने क्या बताया था कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। ये आपका सन है, तो सन के चारों तरफ आपका प्लैनेट यानी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये कोपरनिकस ने बताया था। लेकिन ग्रहों का गति किसने बताया था? केपलर ने बताया था। आप 3 केपलर का नियम पढ़े होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जब आपको डिटेल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे केपलर का 3 लॉ के बारे में। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 167, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान मास नंबर क्या होगा। मास नंबर पता है क्या होता है, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या ही मास नंबर कहलाता है। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपको मास नंबर पूछा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या को जोड़ दीजिए। और पता है ना कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का संख्या बराबर होता है। तो मास नंबर प्रोटॉन का संख्या जोड़िए या फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या जोड़ दीजिए। देख लीजिए क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 इसका मास नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस का एक उदाहरण है, निम्न में से बताना है कि कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घोलना। तो भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज, और एक होता है केमिकल चेंज मतलब रासायनिक परिवर्तन, दोनों में डिफरेंस है। जो आपका फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो आपका केमिकल चेंज है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देते हैं, आइस का वाटर बनना और वाटर से दोबारा आइस बनना, क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ ये पॉसिबल है, इसीलिए इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका एक हम एग्जांपल देते हैं, दूध से दही बनना, ये आपका एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन का। दूध से एक बार दही बन गया तो दही को दोबारा आप दूध नहीं बना सकते हैं। तो कैसा परिवर्तन हो गया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो आप ऐसा नियम अपना कर देख लीजिएगा कि अगर आपका दोबारा उसी फॉर्म में आ जाता है तो आपका फिजिकल चेंज मतलब भौतिक परिवर्तन, नहीं आए तो आपका केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन नंबर ए, हवा में चांदी के बर्तन का काला हो जाना। अगर एक बार चांदी का बर्तन काला हो जाए तो क्या उसको आप फिर से सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। तो ये आपका किसका पूछा था, एक उदाहरण है, नहीं है, ये आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये आपका केमिकल चेंज होगा। ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती का जलना। आपको याद रखना है कि मोमबत्ती का जलना दोनों होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। दूध से दही का बनना, आपको एग्जाम्पल दिए हम, केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ये भी नहीं होगा। पानी से चीनी का घोलना, पानी में चीनी का घोलना, ये आपका होगा। पानी में चीनी को घोल दिए हो आप, उसको क्या दोबारा चीनी को आप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। आप पानी को गर्म कर दो, पानी उबल उसका भाप में बन के उड़ जाएगा और आपका चीनी नीचे में बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ऐसा है कि जो कि आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169, पृथ्वी के भूपटल पे अर्थ क्रस्ट पे ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन के बाद बताना है। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। तत्व जब ये पूछे, एलिमेंट पूछे, तो आपको ऑक्सीजन और सिलिकॉन याद रखना है। अगर यहीं पे मेटल पूछता तो मेटल मतलब धातु के बारे में पूछता कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मेटल या धातु कौन सा है, तब आप बताते एल्युमिनियम पहले स्थान पे, दूसरा स्थान पे आयरन होता है, तीसरे स्थान पे कैल्शियम होता है। अगर यहाँ पे भू प्रॉपर्टी की जगह ब्रह्मांड पूछता, यूनिवर्स पूछता, तो कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है आपका यूनिवर्स में, आपका ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मेटल पीतल, ब्रास में, ब्रॉन्ज यानी कांस में और जर्मन सिल्वर में, इन सभी में पाया जाता है? किसमें बताना है? पीतल में बताना है, ब्रॉन्ज में बताना है और जर्मन सिल्वर में बताना है। तो पीतल में क्या क्या पाया जाता है? पीतल में आपका ब्रास में कॉपर और जिंक होता है, ब्रॉन्ज में यानी कांसा में, ब्रॉन्ज में आपका कॉपर और टीन होता है, जर्मन
जर्मन सिल्वर में आपका क्या पाया जाता है, कॉपर, जिंक और निकेल पाया जाता है। यहाँ पे जर्मन सिल्वर है तो समझ में जाइएगा इसमें सिल्वर होगा, इसमें सिल्वर नहीं है, क्या है, कॉपर, जिंक और निकेल होता है। तो इसमें से देख लीजिए क्या कॉमन है, कॉपर सभी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, निम्नलिखित में से किसे चूहा मारने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चूहा को मारने के लिए रेड पॉइजन के रूप में क्या बोलते हैं इसको, रेडेंटोसाइड बोलते हैं, रेडेंटोसाइड, रेडेंटोसाइड, ठीक है, इसको याद रखना है, चूहा मारने का दवा को। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा है, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक फॉस्फाइड या फिर जिंक क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड आपका चूहा मारने का दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, रेडेंटोसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जिंक सल्फाइड, ZNS, इसी से तो आपका जिंक निकाला जाता है जिसको कि हम जिंक ब्लेड बोलते हैं इसको। आपका ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए, मतलब कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जिंक क्लोराइड, ZnCl2, इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आप गांव देहात में देखते होंगे कि जब भी लकड़ी खराब हो जाता है ना, जिसको कि हम बोलते हैं घून जाना, इसको बचाने के लिए हम इस पे जिंक क्लोराइड का लेप चढ़ा देते हैं, ठीक है, किसका चढ़ाते हैं, जिंक क्लोराइड का। और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिंक का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 30 होता है, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, नाभिक न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस में तो मौजूद होगा, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होता है। तो सेल में आपका तो डीएनए तो होगा ही, साथ साथ में बताना है इसके अलावा इस चारों ऑप्शन में से किस में आपका डीएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ऊर्जा गृह बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था, किसने किया था, अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, बेंडा ने किया था। एग्जाम में कभी कभी दोनों दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम पर, अल्टमैन और बेंडा दोनों मार्क निकल जाएगा। नामकरण दिया था, नाम दिया था बेंडा ने और खोज किया था अल्टमैन ने। ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, CD दुबे ने। ये भारत वाला दुबे जी नहीं, CD दुबे, क्रिश्चियन डी दुबे होता है, ठीक है। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है कोशिका झिल्ली, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर में जो ये झिल्ली है ना, यही आपका कोशिका झिल्ली है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपका केंद्रक है, नाभिक है, जो इसमें नाभिक में जो लिक्विड पाया जाता है ना, लिक्विड द्रव्य, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। और जो न्यूक्लियस के बाहर जो लिक्विड पाया जाता है ये क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो जो आपका लिक्विड न्यूक्लियस के नाभिक के बाहर पाया जाता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य। क्या, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ब्लड का रेड कलर निम्न में से किसके कारण होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन। तो आपका रेड कलर हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है ब्लड में, उसी के कारण ब्लड का रंग लाल होता है। RBC रेड ब्लड कार्पल्स, WBC श्वेत ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स जिसको कि हम बिम्बाणु बोलते हैं। RBC का रासायनिक नाम, केमिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या, एरिथ्रोसाइट। WBC का क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तीनों को याद रखना है, एरिथ्रोसाइट, RBC, ल्यूकोसाइट WBC और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है, आपको बताना है BCG का टीका किस में लगाया जाता है। तो BCG का टीका ऑप्शन नंबर सी TB में लगाया जाता है।
कभी कभी तो BCG का फुल फॉर्म और साथ साथ में पूछ लेता है, जो जी दे देता है, बोलता है कि जी का मतलब क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। क्या बोला मैंने? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। तो जी का मतलब होता है ग्यूरिन। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम्पल में पूछ लेता है एग्जाम में कि जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है ग्यूरिन। टीबी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है टीबी का बैक्टीरिया का? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? मानव शरीर के किस बॉडी को इफेक्ट पहुंचाता है निमोनिया? तो निमोनिया लंग्स को, फेफड़ा को इफेक्ट पहुंचाता है। काली खांसी जिसको हम बोलते हैं पर्टूसिस, इसके लिए एक टीका दिया जाता है DPT का टीका। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, दो जो आपका जो पी है पर्टूसिस है, इसी को बोलते हैं हम काली खांसी। ठीक है, तो काली खांसी के लिए DPT का टीका लगता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। ये भी आपका लंग्स को, आपका फेफड़ा को इफेक्ट पहुंचाता है। आपको बता चुके हैं कि यक्ष्मा मतलब टीबी भी आपका लंग्स को इफेक्ट पहुंचाता है, फेफड़ा को इफेक्ट पहुंचाता है। मेनिंजाइटिस ये आपका ब्रेन को इफेक्ट पहुंचाता है, ब्रेन को, दिमाग को, मस्तिष्क को। और मेनिंजाइटिस आपका वायरस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? 6 माह, 7 दिन, 3 माह या जन्म के तुरंत बाद? तो BCG का टीका, बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। किस सूक्ष्मजीवी के द्वारा हेपेटाइटिस की बीमारी होती है? बताना है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हेपेटाइटिस की बीमारी होता है। वायरस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, बैक्टीरिया के कारण या फिर फंगस के कारण, फफूंद के कारण? तो आपका हेपेटाइटिस होता है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हम एक ट्रिक बताया था, क्या बताए थे? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। देख लीजिए, यही ट्रिक है। इस ट्रिक को आप कहीं अपने दीवार पर लिख सकते हैं। क्या था? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। करके यहाँ पे साइलेंट होता है, इसका कुछ मतलब नहीं होता है। बाकी का रेखा से बन गया आपका रेबीज, रे से, ख से बन गया खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। क्या बोला मैंने? रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। जो 13 से 14 बीमारी वायरस से होने वाला है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित करने वाला कौन सा अंग है? बोल रहा है कि हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस आपका लीवर को, यकृत को प्रभावित करता है। बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हेपेटाइटिस आपका वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178। एक वर्णाध मतलब कोई एक कलर ब्लाइंड, कोई एक मेल है। ठीक है, मेल है जो कि आपका क्या है? कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड पता है ना क्या होता है? इसमें कलर ब्लाइंडनेस में आपका रेड और ग्रीन कलर को आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। लाल और हरा में दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाला, वर्णाध वाला व्यक्ति। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मेल है जो कि कलर ब्लाइंड है, ये आपका सामान्य महिला, नॉर्मल फीमेल के साथ शादी कर लेता है। तो बताना है कि इसमें से जो उनका बच्चा होगा, किसमें दोबारा से आपका कलर ब्लाइंडनेस आ सकता है? क्या उनके पुत्रों में आ सकता है, क्या उनके पुत्रियों में आ सकता है, या फिर पुत्रों के पुत्र में आएगा, या फिर पुत्रियों के पुत्र में आएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी, इनके जो बेटी होगी, इनका जो बेटी होगी, उनका बेटी के बेटा में आपका कलर ब्लाइंडनेस आ सकता है। कब? जब मेल आपका कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होता है। और कलर ब्लाइंडनेस आपका जेनेटिक बीमारी है, अनुवांशिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाली बीमारी है आपका कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179। मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए कहाँ पे स्टोर होता है? तो विटामिन ए आपका लीवर में स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी है बोन मैरो। बोन मैरो में आपका आरबीसी का, रेड ब्लड कार्पल्स या फिर एरिथ्रोसाइट का निर्माण होता है। एग्जाम में और पूछता है कि भ्रूण अवस्था में जब बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है तब आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो उस समय आरबीसी का निर्माण आपका लीवर में या फिर स्प्लीन, जिसको कि हम प्लीहा बोलते हैं, उसमें होता है। प्लीहा को ब्लड बैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है पेनक्रियाज, अग्नाशय। इसको हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि पेनक्रियाज आपका हार्मोन भी बनाता है और एंजाइम भी बनाता है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है लीवर, लीवर का स्टडी को क्या बोलते हैं, हीपैटोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हीपैटोलॉजी बोलते हैं लीवर का अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। तो दूध का दही में परिवर्तन आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। और दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है। दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, यानी आपका कौन सा परिवर्तन है, केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। दूध, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.6। दूध का पास्चुराइजेशन कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है, 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध का पास्चुराइजेशन किया जाता है। और पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पास्चर ने। वही लुई पास्चर जिसने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। रेबीज का टीका जो कि कुत्ते के काटने के बाद होता है रेबीज, उसका टीका लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर ने ही पास्चुराइजेशन का खोज किया था। और दूध का पास्चुराइजेशन 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। दूध का पीएच वैल्यू 6.6 होता है। दूध में कौन सा मिनरल नहीं पाया जाता है, तो दूध में आपका आयरन, क्या नहीं पाया जाता है, दूध में आयरन नहीं पाया जाता है। और विटामिन कौन सा, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आयरन में याद रखिएगा, मिनरल में याद रखिएगा, खनिज में आपका आयरन नहीं पाया जाता है और विटामिन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है दूध में। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 181, मानव गुर्दा, ह्यूमन किडनी में बनने वाला पथरी, स्टोन प्रायः कौन सा चीज से बना होता है। तो आपका जो किडनी है, जो किडनी में जो पथरी है, स्टोन है, ये आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी से बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। अगर किडनी खराब हो जाए तो किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड को सफाई के लिए डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोला मैंने, डायलिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किन का पौधों के द्वारा तेजी से अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। किस रंग के प्रकाश का, तो रेड और ब्लू रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है आपका पेड़ पौधा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, नीला और लाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रकाश का अवशोषण रेड कलर का होता है, उसके बाद ब्लू कलर का होता है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आपका लाइट का इंटेंसिटी होगा, मतलब जितना ज़्यादा आपका लाइट का तीव्रता होगा, उतना ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस का रेट होगा, प्रकाश संश्लेषण का दर उतना ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको CO2 और वाटर का ज़रूरत पड़ता है। इसके बाद रिएक्शन करके ग्लूकोज, वाटर और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, हृदय हट कब आराम करता है, कब रेस्ट करता है, आपको बताना है। क्या कभी नहीं करता है, क्या सोते समय करता है, या फिर दो धड़कनों के बीच करता है, या फिर एरोप्लेन में जाते समय करता है। हार्ट आपका कब रेस्ट करता है, तो हार्ट आपका रेस्ट ऑप्शन नंबर सी, दो धड़कन के बीच में करता है। आपका हृदय जो है, हार्ट है, लब डब का साउंड करता है। क्या करता है, लब डब का साउंड। हार्ट बीट के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो चीज़ होते हैं। आपका हार्ट का मेन काम क्या है, आपका हार्ट का मेन काम है ब्लड को पंप करना। कहाँ पे, आपका नसों में, आपका धमनी में, आपका आर्टरीज में। ब्लड एक बार पंप करेगा, उसके बाद हृदय रेस्ट करेगा, दोबारा फिर से पंप करेगा, उसके बाद फिर से रेस्ट करेगा, फिर से पंप करेगा। यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है, जो फर्स्ट राउंड में जो पंप किया था, जो सेकेंड राउंड में पंप किया था, दोनों के बीच जो इंटरवल है, इसी में आपका हार्ट आराम करता है।
जिस समय फर्स्ट राउंड में आपका हृदय ब्लड को पंप करता है नस में, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। और जिस समय ब्लड आपका आराम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, दोनों में समझ में आ गया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। जिस समय आपका हृदय आपके नसों में खून पंप कर देता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और जिस समय आपका हृदय रेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। ठीक है, तो दो धड़कनों के बीच हृदय आपका रेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, घाव को भरने के लिए किस विटामिन का आवश्यकता पड़ता है? तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी आपका आवश्यक है। विटामिन बी और सी ये आपका वाटर में घुलनशील होते हैं, और आपका कीड़ा KEDA ये आपका फैट में यानी वसा में घुलनशील होते हैं। एग्जाम में पूछता है कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील है, आपका कीड़ा से याद करना है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये आपका वसा में घुलनशील होता है, और वाटर में जल में घुलनशील आपका विटामिन बी और सी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से बाझपन, और विटामिन के की कमी से आपका ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है, खून नहीं जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, निम्न में से रक्त समूह का खोज किसने किया था? ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था आपको बताना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी कॉल्ड लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था, रक्त समूह का खोज किया था। यहीं पे पूछता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का खोज किसने किया था, तब आपको बताना पड़ता विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये किससे रिलेटेड है? तो इसने पेनिसिलिन का खोज किया था। किसका? पेनिसिलिन। क्या है पेनिसिलिन? ये आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब जो आपका बैक्टीरिया को प्रतिरोध करता है, बैक्टीरिया को रोकने के लिए आवश्यक मेडिसिन है। क्या है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ब्राउन, जो आपका न्यूक्लियस होता है ना, किसमें? सेल में, एटम का नहीं, जो आपका सेल का कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और जो एटम का जो नाभिक होता है उसका खोज किसने किया था? तो जो आपका परमाणु का नाभिक है उसका खोज किया था आपका रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, आपके मन पे है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल क्या है? नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि पहला ऑप्शन नाखून कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, नाखून शरीर के बेकार भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी नाखून मृत कोशिकाओं के बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नाखून काटते समय दर्द इसलिए नहीं होता है, नाखून आपका मृत कोशिका के बने होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाखून में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि नाखून में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, जो गाय भैंस होते हैं ना, उनके जो सींग बने होते हैं, सींग, ये भी आपका कैरोटीन के बने होते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा, अपना रिव्यू हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।